हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा प्रदूषण। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है हमारा प्रदूषण। शुरुआत करेंगे आज का टॉपिक है पर्यावरण से। शुरुआत करेंगे किससे? पर्यावरण से, मतलब एनवायरमेंट से। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण मतलब दो शब्द, परि और आवरण। इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है हमारा पर्यावरण, जिसमें हमारा आता है परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा। मतलब दो शब्द है कौन कौन से? परि और आवरण, जिनका मतलब होता है चारों ओर से घेरा हुआ आवरण। सरल अर्थों में देखें तो वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए है, जो हमें क्या चारों ओर से घिरे हुए, वो सब हमारे क्या पर्यावरण कहलाता है। वैज्ञानिक अर्थ देखें तो भौतिक और जैविक शक्तियों का वो समग्र समूह। क्या? भौतिक और जैविक शक्तियों का वो समग्र समूह जो किसी जीव के जन्म, विकास, जीवन चक्र और मृत्यु को, किन किन चीजों को? किसी भी जीव के जन्म, विकास, जीवन चक्र और मृत्यु को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण में हम हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सभी चीजों को शामिल करते हैं। किन किन को शामिल करते हैं? हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सभी को शामिल करते हैं किसमें? पर्यावरण में। आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारे क्या? प्रदूषण है और प्रदूषक, इनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रदूषण की बात करें। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन, और प्रदूषक मतलब पॉल्यूटेंट्स। सबसे पहले प्रदूषण की बात करें तो पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक होते हैं, जैसे हमारे हवा होती है, पानी होती है, मिट्टी होती है, तो पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों की भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना में होने वाला कोई भी अवांछनीय मतलब अनडिजायरेबल बदलाव। तो हमें क्या करना है? हमारे प्राकृतिक घटक जैसे हमारे हवा, पानी और मिट्टी है, इनकी भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना में होने वाला कोई भी अवांछनीय बदलाव जो हमारे जीवों के लिए हानिकारक हो, ये हमारे संसाधनों की उपयोगिता को नष्ट करता है, वो सब हमारे क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, जो हमारे जीवों के लिए हानिकारक होना चाहिए। और ये क्या करता है? संसाधनों की उपयोगिता को नष्ट करता है। फिर बात करें प्रदूषक की, तो ये वो पदार्थ या तत्व होते हैं जो क्या है? अवांछनीय बदलाव लेके आते हैं। अभी हमने देखा था प्रदूषक की परिभाषा में कि जो हमारे अवांछनीय बदलाव लेके आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। ये हमारे ठोस भी हो सकते हैं जैसे प्लास्टिक है, द्रव भी हो सकते हैं जैसे औद्योगिक रसायन होते हैं, और गैस भी हो सकते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकते हैं। तो ये किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। तो हमारा ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। आप इसे याद रखें किसके? प्रदूषक की। अब बात करें प्रदूषकों के वर्गीकरण की बात करें। किसकी? प्रदूषकों के वर्गीकरण की बात करें तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रदूषकों को तीन मुख्य आधारों में बांटा गया है। कितने? तीन मुख्य आधारों में बांट के हम पढ़ेंगे किसको? प्रदूषकों को। पहला आधार आता है हमारा कौन सा? अपघटन के आधार पे। प्रदूषक का प्रकार देखें किसके आधार पे? अपघटन के आधार पे। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकृति किसी कचरे को कितनी जल्दी नष्ट कर सकती है। कोई भी कचरा हमारे द्वारा जनरेट किया जाता है, पैदा किया जाता है, तो प्रकृति उस कचरे को कितने जल्दी नष्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी हमारे डिजोल्व कर सकते हैं, वो हमारे के पहला आधार है अपघटन के आधार पे। इसका पहला प्रकार आता है हमारा कौन सा? जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब है तो वे पदार्थ जिन्हें बैक्टीरिया और कवक जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके द्वारा आसानी से सड़ा गला करके प्रकृति में वापस मिला दिया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं। तो ये वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हमारे बैक्टीरिया और कवक जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके द्वारा आसानी से सड़ा गला करके प्रकृति में वापस मिला दिया जाता है। हमारे क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय या फिर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो ये हमारे घरेलू कचरा होता है, सीवेज होती है, कागज होते हैं और कृषि अपशिष्ट होते हैं। तो ये हमारे कौन से पदार्थ कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। बात करें इनके प्रभाव की तो सामान्यतः ये कम हानिकारक होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा हो जाए, जैसे अत्यधिक सीवेज हो जाए, तो ये हमारे क्या बीमारियां और प्रदूषण का कारण बनते हैं। एक सीमित मात्रा तक तो ये हमारे ठीक है, लेकिन यदि एक लिमिट से बाहर या लिमिट से ज्यादा इनकी मात्रा हो जाए तो ये प्रदूषण और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तो ये कौन सा प्रकार आता है? हमारे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। दूसरा था अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। कौन से? नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो वे पदार्थ जिन्हें हमारे सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते, वे पदार्थ जिन्हें हमारे क्या सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पर्यावरण में हजारों सैकड़ों सालों तक, सैकड़ों हजारों सालों तक जस के तस मतलब वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हमारे सूक्ष्म जीव क्या नष्ट नहीं कर पाते। जैसे हमारे क्या प्लास्टिक, डीडीटी जो हमारे कीटनाशक होता है, भारी धातुएं, रेडियोधर्मी कचरे, तो ये सब हमारे इसी श्रेणी में शामिल होते हैं। बात करें इनका क्या प्रभाव पड़ता है तो ये हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। किसके बारे में? बायोमैग्निफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जैव निम्नीकरणीय का? तो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, और अत्यधिक मात्रा में घातक होते हैं। तो दोनों के प्रकार हमने देख लिए। ये तो हमारा किस आधार पे? ये तो हमारा अपघटन के आधार पे।
दूसरा देखेंगे हम निर्माण के आधार पर प्रदूषकों के प्रकार। किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर देखें। ये वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। ये वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये बताता है कि प्रदूषक पर्यावरण में किस रूप में प्रवेश कर रहा है। जो हमारा प्रदूषक है, तो प्रदूषक पर्यावरण में किस रूप में प्रवेश कर रहा है। जैसे एक होता है हमारा कौन सा? प्राथमिक प्रदूषक। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात करें तो सीधे अपने स्रोत, जैसे हमारा कार का साइलेंसर होता है, फैक्ट्री की चिमनी होते हैं, तो यहाँ से पर्यावरण में सीधे रूप से निकलते हैं। तो ये हमारे सीधे स्रोत से निकलते हैं और उसी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे निकलते हैं उसी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारे क्या? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल के कण, ये क्या होते हैं? हमारे जिस रूप में निकलते हैं उसी रूप में हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा आता है हमारा कौन सा? द्वितीयक प्रदूषक। दूसरा कौन सा आता है? द्वितीयक प्रदूषक, जिन्हें हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। इनकी बात करें तो सीधे किसी स्रोत से नहीं निकलते। ये क्या? सीधे भी किसी स्रोत से नहीं निकलते। जब प्राथमिक प्रदूषक सूर्य के प्रकाश या फिर नमी की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है? द्वितीयक प्रदूषक किसे कहते हैं? कि जब हमारे प्राथमिक प्रदूषक सूर्य के प्रकाश या फिर नमी की उपस्थिति में आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो इनका निर्माण होता है। ये हमारे कौन से होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। और ये हमारे क्या? प्राथमिक प्रदूषकों से ज्यादा घातक होते हैं। किससे ज्यादा घातक होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, उनसे ज्यादा घातक होते हैं। जैसे हमारा ओजोन मतलब O3, स्मोक, पैन, पैन का मतलब होता है PN मतलब प्रॉक्सी एसाइटिल नाइट्रेट, और तीसरा होता है हमारा कौन सा? अम्लीय वर्षक। तो ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। इसमें हमने देखा स्मोक। क्या? स्मोक एक शब्द ने देखा। स्मोक की बात करते हैं, स्मोक क्या होता है और स्मोक के कितने प्रकार होते हैं उसकी बात करें। तो स्मोक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, स्मोक और फोग। स्मोक का मतलब होता है धुआं और फोग का मतलब होता है कोहरा। इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है हमारा स्मोक। और ये क्या होता है? हमारे एक द्वितीयक प्रदूषक होता है, जो भी हमारे दो प्रकार का होता है। तो स्मोक में हमारे क्या? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा कौन सा? फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सा होता है? फोटोकेमिकल स्मोक, जिसे हम लॉस एंजल्स स्मोक या समर स्मोक भी कहते हैं। जो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉस एंजल्स स्मोक या समर स्मोक भी कहते हैं। बात करें इसकी, तो ये मुख्य रूप से हमारे गर्म और धूप वाले दिनों में वाहनों से अत्यधिक धुआं वाले शहरों में बनता है। तो हमारे ये कहाँ बनता है? हमारे गर्म और धूप वाले जो दिन होते हैं, जहाँ पे धूप लंबे समय तक रहती है, तो उन दिनों में जो वाहनों से अत्यधिक धुआं निकलता है, तो उन शहरों में बनता है हमारे। बात करें इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो इसमें हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NOx, हाइड्रोकार्बन और सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की जो UV किरणें होती हैं, ये सब मिलकर हमारे इसका निर्माण करती है। आप इसे याद रखिए। बात करें निर्माण कैसे होता है, जब गाड़ियों से निकलने वाला NOx और हाइड्रोकार्बन तेज धूप में रिएक्शन करते हैं। क्या? जब गाड़ियों से निकलने वाला NOx और हाइड्रोकार्बन क्या तेज धूप में रिएक्शन करते हैं, तो ओजोन और PN बनता है। आपसे याद रखेंगे क्या? तो क्या बनता है? ओजोन और PN मतलब प्रॉक्सी एसाइटिल नाइट्रेट, ये बनते हैं। आप इसे याद रखेंगे। बात करें इसके रंग और प्रभाव की, तो ये भूरे लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे लाल रंग का होता है। और यदि ये हमारे प्रदूषक फैल जाए तो क्या होता है? आंखों में तेज जलन होती है। आप इसे याद रखेंगे। ये हमारे क्या? फोटोकेमिकल स्मोक या लॉस एंजल्स स्मोक, जिसे हम क्या बोलते हैं? समर स्मोक भी कहते हैं। बात करें हमारे PN है, PN हमने देखा पेरोक्सी एसाइटिल नाइट्रेट, इसकी बात करें तो इसका महत्व क्या है? तो ये हमारे फोटोकेमिकल स्मोक का सबसे जहरीला घटक होता है। ये हमारे क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मोक का सबसे ज्यादा जहरीला घटक होता है। और ये हमारे प्रकाश संश्लेषण को रोक करके, ये हमारे क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को जमीन तक आने से रोकता है। तो ये हमारे प्रकाश संश्लेषण को रोक करके पौधों को नष्ट कर देता है, और इंसानों में श्वसन तंत्र की जो गंभीर बीमारियां हैं वो पैदा करता है। क्या? हमारे PAN मतलब प्रॉक्सी एसाइटिल नाइट्रेट। अब हम देखेंगे दूसरा स्मोक। दूसरा स्मोक होता है हमारा कौन सा? लंदन स्मोक। दूसरा कौन सा? हमारा लंदन स्मोक, जिसे हम विंटर स्मोक या सल्फ्यूरस स्मोक भी कहते हैं। तो इसे हम दूसरा नाम क्या हमारे? विंटर स्मोक या सल्फ्यूरस स्मोक भी इसे कहा जाता है। तो ये हमारी ठंडी, नम और कोहरे वाली सर्दियां होती है। ये हमारी कौन सी? ठंडी, नम और कोहरे वाली सर्दियों की सुबह में बनता है। कब बनता है? ठंडी, नम और कोहरे वाली सर्दियों की सुबह में बनता है। और कहाँ बनता है? ये हमारे जहाँ पे कोयले का भारी उपयोग होता है, तो वहां पे हमारे लंदन स्मोक, विंटर स्मोक या सल्फ्यूरस स्मोक भी बनता है। बात करें इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो इसमें कोयले का धुआं जो SOx होता है और हमारा कोहरा, ये दो चीज शामिल होती है। कौन कौन सी चीजें? कोयले का धुआं और कोहरा, ये दो चीजें शामिल होती है। बात करें कैसे बनता है, जो लंदन स्मोक है ये कैसे बनता है उसकी बात करें, तो कम तापमान पर कोयले से निकलने वाली जो SO2 होती है। क्या? कम तापमान पर कोयले से निकलने वाली SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, कोहरे के पानी के साथ मिलके, किसके साथ मिलके? कोहरे के पानी के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदे बना लेती है। किसकी बना लेती है? सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदे बना लेती है, जिसे H2SO4 कहते हैं। तो उसकी बूंदे बना लेती है। यही हमारे क्या? लंदन स्मोक या विंटर स्मोक कहलाएगा। बात करें इसके इतिहास की, तो 1952 में, कब? 1952 में लंदन में कोयले के अत्यधिक धुआं के कारण ये स्मोक बना था, जिससे कुछ ही दिनों में लगभग 4000 से अधिक लोगों की मौत
श्वसन विफलता की वजह से होती है, सांस लेने की दिक्कत की वजह से हो जाती है। कब? 4000 लोगों की, तो भी कब? 1952 में। इसलिए इसे क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं। तो 2 आधार तो हमने देख लिए, तीसरा आधार आता है हमारा गुण के आधार पे। किस आधार पे? गुण के आधार पे हमारे प्रदूषकों के प्रकार देखें। तो पहला आधार आता है हमारा कौन सा इसका? मात्रात्मक। दूसरा आता है गुणात्मक। मात्रात्मक की बात करें तो ये पदार्थ प्रकृति में पहले से ही मौजूद होते हैं। मात्रात्मक की बात करें तो ये पदार्थ क्या प्रकृति में पहले से मौजूद होते हैं और सामान्यतः नुकसान नहीं पहुंचाते। ये प्रदूषक तब बनते हैं जब इनकी मात्रा प्राकृतिक संतुलन से ज्यादा हो जाए, तब इनको प्रदूषक कहेंगे। वैसे नॉर्मली तो मात्रा पर्यावरण में पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ये पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? हमारे ग्लोबल वार्मिंग होती है। यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होती है? ये प्रदूषक के रूप में काम करता है और इस क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग करता है। बात करें दूसरा गुणात्मक, गुणात्मक की बात करते हैं, ये पदार्थ प्रकृति में बिल्कुल नहीं पाए जाते, पहले से नहीं पाए जाते और इन्हें हमारे इंसान ने लैब या फैक्ट्री में बनाया होता है। और इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा जो ट्रेस अमाउंट है, ये भी हमारे पर्यावरण के लिए जहर का काम करती है। जैसे हमारे क्या डीडीटी है, जो कवकनाशी है, ये हमारे क्या हमारे गुणात्मक रूप से होते हैं। मतलब ये सीधे तौर पर जीवों के डीएनए और तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देते हैं। तो मात्रात्मक रूप से तो हमारे क्या कार्बन डाइऑक्साइड जैसा उदाहरण है, जब मात्रा से अधिक हो जाए तभी प्रदूषक का कार्य करते हैं। गुणात्मक की बात करें तो थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट है, वो भी हमारे क्या बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। जैसे हमारा डीडीटी है, कीटनाशक, कवकनाशी, ये सीधे तौर पर हमारे क्या होते हैं? यदि मनुष्य के अंदर या जीवों के अंदर चले जाए, पेड़ पौधों के अंदर चले जाए, तो जीवों के डीएनए और तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देते हैं। तो ये तो हमने प्रदूषक के बारे में देखा कि प्रदूषक किन किन आधार पे हम बांट सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा मेन टॉपिक आता है प्रदूषण। प्रदूषण में पहला प्रदूषण आता है कौन सा? वायु प्रदूषण, जिसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। बात करें वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है? तो हवा के प्राकृतिक जो भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक, क्या हमारे हवा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक, जैसे हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का संतुलन, ये आपको पता होगा कि हमारे नाइट्रोजन कितनी होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि 78% तो हमारी क्या नाइट्रोजन होती है हमारी हवा के अंदर, और 21% हमारी क्या ऑक्सीजन होती है। तो ये दो मेन घटक होते हैं हमारे पर्यावरण में हवा के। तो इन दोनों का संतुलन में कोई भी ऐसा बदलाव आना जो हमारे इंसान, जीव जंतुओं या फिर प्रकृति के लिए हानिकारक हो, वो हमारे क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, परिभाषा क्या होगी? तो हवा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक घटकों में ऐसा कोई बदलाव आना जो हमारे इंसान, जीव जंतुओं या फिर प्रकृति के लिए हानिकारक हो, वो हमारे वायु प्रदूषण कहलाएगा। डब्ल्यूएचओ के मानक के अनुसार देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ इसे एक ऐसी स्थिति मानता है, मतलब वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो इसे एक ऐसी स्थिति मानता है जहां हवा में हानिकारक कणों की गैसों की सघनता उस स्तर को पार कर लेती है जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। क्या पार कर जाती है? जो स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित हो, वो हमारे क्या प्रदूषक की कैटेगरी में आएगी। आप इसे याद रखेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। बात करें हमारे किसकी, ये तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार हमने इसकी परिभाषा देख ली। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है हमारे वायु प्रदूषण। पहला कारण आता है हमारा ऊर्जा और औद्योगिकरण, मतलब औद्योगिकरण और ऊर्जा की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऊर्जा की, तो कारखाने, तेल रिफाइनरी और खासकर हमारे जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे हमारे कोयले को जलाया जाता है, तो उसके धुएं से हमारे SO2 और फ्लाई एश ये बड़ी मात्रा में निकलते हैं, जिससे हमारे वायु प्रदूषण होता है। तो हमारा औद्योगिकरण, ऊर्जा मुख्य स्रोत है। फिर परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पेट्रोल डीजल से जलने से पेट्रोल और डीजल के जलता है हमारी गाड़ी के अंदर, तब उसके जलने से निकलने वाला धुआं जो NOx होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये हमारे वायु प्रदूषक के रूप में काम करती है। बात करें अन्य कारकों की तो निर्माण कार्य, जो हमारे ये इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो निर्माण निर्माण कार्य किया जाता है, उनसे PM10 जो धूल निकलती है। जनसंख्या वृद्धि, जिससे हमारे क्या होता है, संसाधनों पर दबाव पड़ता है। और वनों की कटाई, जिससे क्या होता है, SCO2 सोखने वाले जो पेड़ होते हैं, इनकी कमी हो जाती है। तो ये हमारे अन्य कारक है जिनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। तो हमारे मूल कारणों की बात करें तो औद्योगिकरण और ऊर्जा, परिवहन, हमारे निर्माण कार्य, जनसंख्या वृद्धि और वनों की कटाई हमारे मूल मूल कार्य है, मूल कारण है जिनकी वजह से हमारे वायु प्रदूषण होता है। अब बात करेंगे प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके प्रभावों के बारे में, एयर पॉल्यूटेंट्स और उनके इफेक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। पहला हमारा पॉल्यूटेंट आता है हमारा कौन सा? PM2.5, जिससे पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। पीएम का मतलब क्या था? पार्टिकुलेट मैटर 2.5, मतलब बहुत छोटे आकार के जो प्रदूषक है उनकी बात करें तो ये कहाँ से निकलते हैं? हमारे वाहन, उद्योग और धुएं से निकलते हैं। ये वाहन, उद्योग और धुएं में हमारे पाए जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं, मतलब 2.5 माइक्रोन से भी कम होते हैं, और जो क्या करते हैं, सीधे फेफड़ों और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे सीधे फेफड़ों में और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, और इससे क्या होता है? हृदय और श्वसन रोग बहुत ही गंभीरता से होता है। या हृदय और श्वसन रोग काफी ज्यादा गंभीरता से होता है।
PM10 की बात करें, पार्टिकुलेट मैटर की बात करें 10 का, तो ये निर्माण कार्य और धूल भरी जो आंधी होती है उसमें हवा में फैल जाते हैं कौन से PM10। और ये 10 माइक्रोन तक के कण होते हैं, कितने 10 माइक्रोन तक के कण होते हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे अस्थमा सिलिकोसिस जैसी बीमारियां हो जाती है। क्या होता है हमारे अस्थमा सिलिकोसिस जैसी बीमारियां हो जाती है, किसकी वजह से PM10 की वजह से। बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, अगला हमारा कौन सा आता है कारक, ये आता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहते हैं। तो वाहनों का जो धुआं होता है जिसको, क्योंकि वाहनों के अंदर जो पुरानी गाड़ियां हो जाती उनमें क्या होता है अधूरा दहन होता है, पूरी तरह से ईंधन जल नहीं पाता। तो ईंधन जब पूरी तरह से जल नहीं पाता तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है। ये क्या करती है, रक्त में हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, रक्त में हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। क्या बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिससे हमारे ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। जिससे क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और दम घुटने की वजह से, किसकी वजह से, हमारे दम घुटने की वजह से व्यक्ति की मौत, ये जीव जंतु की मौत हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीला हमारी कारक है। अगले हमारे कारक आता है सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 कहते हैं। तो कोयले का जलना, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें कोयले को जलाने पे हमारे SO2 निकलती है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमारे पौधों में क्या करती है, तो पौधों में क्लोरोफिल नष्ट कर देती है। क्या ये क्या करती है, पौधों में क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है, जिससे पत्तियां कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। अम्लीय वर्षा और स्मोक का भी मुख्य कारण हमारे SO2 होती है। किसकी वजह से, अम्लीय वर्षा और स्मोक का भी कारण हमारे SO2 ही होती है। तो लाइकेन होते हैं, तो लाइकेन क्या करते हैं, SO2 प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है। कई परीक्षा में पूछा गया है कि हमारे जो वायु प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक कौन कहलाते हैं, लाइकेन। आप इसे याद रखेंगे, जिसमें खासकर किसके, हमारे सल्फर के जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण जिसमें SO2 आती है, उसके हमारे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो प्रदूषण वाली जगह पे लाइकेन नहीं उगते, वो भी खासकर कौन सी, सल्फर वाले प्रदूषण वाली जगह पे हमारे लाइकेन नहीं उगा करते। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, NOx की, इसकी बात करें तो वाहनों के ईंधन और जीवाश्म ईंधन, क्या वाहनों के ईंधन और हमारे जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, इनसे हमारे वाहनों के इंजन और जीवाश्म ईंधन होते हैं, इनसे हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। तो अम्लीय वर्षा और फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण करती है। तो प्रभाव की बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या नुकसान करती है, तो अम्लीय वर्षा का निर्माण करती है, साथ साथ फोटोकेमिकल स्मोक का भी निर्माण करती है। फिर VOC मतलब वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, क्या वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे, क्या VOC, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, ये हमारे पेंट, परफ्यूम और एयर फ्रेशनर, ये हमारे पेंट, परफ्यूम और एयर फ्रेशनर के अंदर पाए जाते हैं VOC मतलब वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो कमरे के तापमान पे वाष्प बनने वाले जो रसायन होते हैं, ये कमरे के तापमान पे जो वाष्प बनने वाले रसायन होते हैं, ये जो हमारे आंखों में जलन और कैंसर का कारण भी बन सकते थे। VOC से बच के रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि इनकी वजह से आंखों में जलन और कैंसर का कारण बन सकते हैं। फिर लेड सीसा की बात करें जिसे PV कहते हैं, तो हमारे लेड बैटरी, पुराने पैंट और पहले पेट्रोल में भी ये हमारे लेड होता था। तो ये क्या नुकसान करता था, हमारे नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता था। ये क्या करता था, तंत्रिका तंत्र को या नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता था। और इसकी विषाक्तता को, जो मतलब यदि शरीर के अंदर इसकी विषाक्तता हो जाए तो इसे फ्लबिज्म कहते हैं, जो हमारे पैरालिसिस या लकवे का कारण बन सकता है। तो इस तरह से हमने प्रमुख वायु प्रदूषकों के बारे में तो देख लिया है, कौन कौन से हमारे प्रदूषक है और उनसे हमारे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे व्यावसायिक वायु जनित रोग। व्यावसायिक जो हमारे वायु जनित रोग है उनकी बात करें, ऑक्यूपेशनल डिजीज की, मतलब कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ पे यदि काम करते हैं लोग तो उन्हें हमारे कुछ रोग हो जाते हैं, कौन से, श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। तो विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको वहां उड़ने वाली विशिष्ट धूल की वजह से श्वसन रोग हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमोकोनोसिस। वापस याद है, न्यूमोकोनियोसिस रोग कहते हैं, मतलब धूल के कारण होने वाले फेफड़ों के रोग। कौन से, धूल के कारण, धूल के कारण होने वाले फेफड़ों के रोग कहा जाता है, न्यूमोकोनिसिस कहते हैं। आप इसे याद रखिए, मतलब व्यावसायिक वायुजनित रोगों के बारे में देखिए। तो कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे हमारे एक होता है बिसियोनिसिस, क्या बिसिनोसिस की बात करें, बिसिनोसिस की बात करें तो जो हमारे कपड़ा या फिर कपास उद्योग होते हैं वहां जो लोग काम करते हैं, तो हमारे क्या है, इसमें हमारे कपड़े की कपास की जो रेशे हवा में उड़ते रहते हैं, वो हमारे हवा के साथ, सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और फेफड़ों के अंदर वो जम जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंडी फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, मंडी फीवर कहते हैं। या फिर इसे हम लंग फाइब्रोसिस भी कहते हैं, जो बिसिनोसिस रोग है इसे हम क्या बोलते हैं, लंग फाइब्रोसिस भी कह सकते हैं। अगला आता है हमारा कौन सा, एंथ्राकोसिस। क्या एंथ्राकोसिस की बात करें तो कोयला खदान में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके शरीर के अंदर क्या, सांस के साथ हमारे कोयले के कण चले जाते हैं, जिससे हमारे क्या, ब्लैक लंग डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लैक लंग डिजीज हो जाती है। चित्र में आप जो फेफड़े हैं
जो ऐसे लोग जो हमारे मजदूर कोयला खदानों में काम करते हैं उनके फेफड़े इस तरह के हो जाते हैं, चित्र में भी आप देख सकते हो। अगला रोग आता है हमारा कौन सा है, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस की बात करें तो एस्बेस्टस छत बनाने वाली शीट होती है, उन कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके फेफड़ों में हमारे एस्बेस्टस जम जाता है। अब जिससे हमारा कौन सा रोग हो जाता है, एस्बेस्टोसिस। फिर सिडेरोसिस की बात करें तो लोहा उद्योग में काम करने वाले जिनके अंदर क्या होता है, लोहे की जो धूल होती है वो हमारे क्या जम जाती है फेफड़ों के अंदर, जिसे हम सिडेरोसिस कहते हैं। फिर बात करें सिलिकोसिस की तो पत्थर तोड़ने वाले मतलब स्टोन कैसर, खनन और कांच उद्योग में जो धूल होती है हमारी सिलिका होती है उनमें काम करने वाले मजदूरों के सांस के साथ हमारे क्या धूल चली जाती है, जिससे हमारे सिलिकोसिस रोग हो जाता है उन मजदूरों में। बात करें सरकार की तो राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस नीति बनाई थी 2019 के अंदर, आप इसे याद रखेंगे। तो हम ये क्या देख रहे हैं, व्यावसायिक वायुजनित रोग देख लिए, कौन कौन से रोग देख लिए, डिसिनोसिस, एंथ्रेकोसिस, एस्बेस्टोसिस और सिडेरोसिस और सिलिकोसिस। तो ये हमने रोग देख लिए। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की तकनीकें कौन कौन सी है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की तकनीकों की बात करें तो पहली तकनीक आती है हमारे उद्योगों के लिए, कौन कौन सी तकनीक है। तो औद्योगिक धुएं में जो ठोस कण होते हैं, पार्टिकुलेट्स होते हैं और जहरीली गैसें, दोनों ही होती है, आप इसे याद रखेंगे। औद्योगिक धुएं में दोनों ही चीजें होती है, एक तो ठोस कण मतलब पार्टिकुलेट्स भी होते हैं और जहरीली गैसें भी होती है, और इन्हें अलग अलग तकनीकों के माध्यम से साफ किया जाता है। इन्हें क्या है, अलग अलग तकनीकों के माध्यम से साफ किया जाता है। पहली तकनीक आती है हमारी कौन सी, ठोस कणों को हटाने के लिए, मतलब सॉलिड पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए कौन सी तकनीक है। पहली तकनीक आती है हमारी कौन सी, चक्रवर्ती पृथक्कारक। कौन सी, चक्रवर्ती पृथक्कारक, जिसे साइक्लोनिक सेपरेटर भी कहते हैं। तो ये मशीन क्या करती है, ये एक मशीन है, ये मशीन क्या करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करती है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करती है। किस सिद्धांत पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करती है, जिससे हमारे धुएं को तेजी से घुमाया जाता है। तो धुआं निकलता है उद्योगों के अंदर से, तो उस धुएं को तेजी से घुमाया जाता है, जिससे जो भारी कण होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाते हैं। किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिर जाते हैं। और इसमें क्या, फिल्टर का उपयोग नहीं किया जाता, केवल और केवल अपकेंद्रीय बल का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर हमारी मशीन को अंदर से घुमाया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है धुएं को। जब मशीन घूमती है तो धुआं भी तेजी से घूमता है, जिसमें जो भारी कण होते हैं ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे आके बैठ जाते हैं। ये कौन सी, हमारी चक्रवाती पृथक्करण मतलब साइक्लोनिक सेपरेटर। दूसरी तकनीक आती है वो कौन सी, हमारी ईएसपी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर। हाँ, बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी तकनीक है। ये जो तकनीक है ये बहुत ज्यादा प्रभावी तकनीक है, और ये हमारे विद्युत आवेश के सिद्धांत पे काम करती है। किस पे, विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के सिद्धांत पे काम करती है। और ये इसमें क्या होता है, धुएं के कणों को माइनस चार्ज देके, क्या, धुएं के कणों को माइनस चार्ज देके प्लस चार्ज वाली जो प्लेटें हैं उन पे चिपका दिया जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तकनीक है। तो ठोस कणों की बात कर ली हमने, ठोस कणों को हटाने के लिए कौन कौन सी तकनीक है, दो तकनीकें, एक चक्रवाती पृथक्कारक और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब बात करें जो गैसें आती है, जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको हटाने के लिए कौन सी तकनीक है उनकी बात करें, तो इसमें हमारे आते हैं स्क्रबर मतलब मार्जक काम आते हैं। मार्जक की बात करें तो ये SO2 जैसी जो जहरीली गैसें होती हैं उनको हटाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। ये हमारे किसके लिए उपयोगी होते हैं, SO2 जैसी गैसों को हटाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और इसमें हमारे क्या होता है, इसमें प्रदूषित धुएं पर चूने के पानी मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, इनकी फुहार डाली जाती है। किस पे, जो प्रदूषित धुआं होता है उन पे हमारे चूने के पानी की फुहार डाली जाती है। अब SO2 क्या करता है, SO2 चूने से रिएक्शन करता है, क्या करता है, SO2 चूने से रिएक्शन करता है और कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, और बाहर निकलने वाली हवा साफ हो जाती है, उसमें से SO2 गायब हो जाती है। ये हमारी तकनीक कौन सी कहलाती है, स्क्रबर या मार्जक। तो ये तो हमने कौन सी तकनीक देखी, ये तो हमारे क्या उद्योगों के लिए तकनीकें थी, किसके लिए, उद्योगों के लिए तकनीक थी। अब हम देखेंगे वाहनों के लिए कौन कौन सी तकनीकें हैं, क्या वाहनों के लिए कौन कौन सी तकनीकें हैं। तो पहला तकनीक आती है हमारे कौन से, कैटालिक, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करें तो ये वाहनों के साइलेंसर में लगा होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत महंगा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें टाइटेनियम, पैलेडियम, रोडियम, ये हमारी जो धातुएं होती है, महंगी महंगी धातुएं होती है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करें तो वाहनों के साइलेंसर में लगा होता है, और बहुत, जिसमें हमारे महंगी धातुएं मतलब उत्प्रेरक लगे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। कई बार गाड़ियों को चोरी करने की बजाय चोर क्या करता है, साइलेंसर को चोरी करने की कोशिश करता है। आप इसे याद रखेंगे, किसको चोरी करने की कोशिश करता है, साइलेंसर को चोरी करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि इनमें महंगी महंगी धातुएं लगी होती है। महंगी धातु की बात करें तो कौन कौन सी धातु हैं, जिसमें हमारे एक आते हैं पैलेडियम। पैलेडियम की बात करते हैं, जहरीली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कम जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का काम करता है कौन, पैलेडियम। पैलेडियम क्या करता है, हमारे जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड को कम जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का काम करता है। अगला आता है हमारा रोडियम। रोडियम की बात करते हैं, खतरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है NOx,
उसको हानिरहित जो नाइट्रोजन गैस में तोड़ने का काम करता है कौन? रोडियम। तो ये हमारे साइलेंसर में लगे होते हैं। तो पैलेडियम, रोडियम और तीसरा आता है हमारा प्लेटिनम। तो बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन को पानी और CO2 में बदलने का काम करता है कौन? हमारा प्लेटिनम। तो हमारे ऐसी महंगी महंगी धातु का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? हमारे साइलेंसर में। तो हमारी तकनीक कौन सी कहलाएगी? ये हमारी कैटालिटिक कन्वर्टर की तकनीक कहलाएगी। दूसरी तकनीक आती है हमारे कौन से? भारत स्टेज मानक। क्या भारत स्टेज मानक की बात करें, जिसे BS नॉर्म्स भी कहते हैं, तो ये हमारे यूरोपीय मानकों पर आधारित इंजन और ईंधन के नियम होते हैं। तो मानक कौन से? हमारे इंजन और ईंधन के नियम होते हैं। किस पे आधारित है? ये यूरोपीय मानक जो यूरो नॉर्म्स है उन पे आधारित है। अब भारत सरकार ने BS4 के बाद सीधा BS6 को लागू किया है, मतलब 5 नहीं आया, सीधा 6 को लागू किया। कब से? 1 अप्रैल 2020 से। तो ये भी हमारी बहुत अच्छी तकनीक है। बात करें इसमें मुख्य बदलाव की, तो BS6 क्या करता है? ईंधन में सल्फर की मात्रा को BS4 के 50 ppm से घटा के सीधा कितना? 10 ppm पे ला देता है। जो हमारे 50 ppm निकलता था किसमें? हमारे BS4 के अंदर, क्या? सल्फर। उसको घटा के हमारे BS6 क्या कर देता है? सीधा 10 ppm पे ले आता है, जिससे हमारे PM और NOx उत्सर्जन में काफी भारी मात्रा में कमी आती है। तो PM और NOx उत्सर्जन में भारी मात्रा में कमी आती है। बात करें संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की, किसके संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की बात करें, तो भारतीय संविधान और कानूनों में पर्यावरण संरक्षण को लेके बहुत सारा महत्व दिया गया है। बात करें संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे मूल कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51A(g), इसके तहत हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। बात करें तो हम क्यों प्रदूषकों की बात कर रहे हैं, क्यों हम इनको साफ करने की बात करें, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में भी ऐसा लिखा हुआ है। जैसे हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें, DPSP की, अनुच्छेद 48A के तहत राज्य का यह प्रयास होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करे और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करे। और इसे हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और कौन कौन से कानून है जो इसके अंदर आते हैं? हमारा वन्य जीव संरक्षण 1975, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, 1986 वाला। तो ये हमने देख लिया। अब वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ तत्व या कुछ टॉपिक्स है जो परीक्षा में आते रहते हैं, उनकी बात करें तो एक आता है कौन सा? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। कि हमारी वायु कितनी स्वच्छ है, कितनी प्रदूषित है, इसको जांचने वाला सूचकांक है कौन सा? NAQI, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्या? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हमारे अक्टूबर 2014, कब? अक्टूबर 2014 में, जिसमें इसे लॉन्च किया गया था। तो हमारा अक्टूबर 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, किसके तहत? स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसे लॉन्च किया गया था। बात करें इसकी सूचकांक की, तो इसका मूल मंत्र क्या है? एक नंबर, एक रंग, एक वर्णन। मतलब प्रत्येक नंबर एक रंग को डिनोट करेगा और जिसका एक कुछ वर्णन होगा। तो 1 नंबर, 1 कलर और 1 डिस्क्रिप्शन इसका मूल मंत्र है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक डाटा को एक ऐसे सरल रंग और नंबर में बदलना, कि वैज्ञानिक डाटा को एक ऐसे सरल रंग और नंबर में बदलना जिसे आम जनता तुरंत देख के समझ जाए कि आज की हवा कैसी है, या हवा में कितना जहर है। ये सब पता लगा लेगी कौन? जनता। किस वजह से? हमारे रंगों को देख के। बात करें विकासकर्ता की, तो इसका विकास किसने किया है? तो इसके विकास की बात करें तो इसे हमारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने IIT कानपुर और चिकित्सा विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया है। किसने किया? CPCB मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो उन्होंने IIT कानपुर और चिकित्सा विशेषज्ञ उनके साथ मिलकर इसको तैयार किया है। बात करें इसके अंदर हमारे 8 प्रदूषकों को नोट किया जाता है। कितने? 8 प्रदूषक, ये 8 पैरामीटर्स है इसकी। बात करें इसकी तो NAQI केवल, NAQI क्या है? केवल किन्हीं भी गैसों को नहीं नापता। ऐसे नहीं कि कोई भी गैस है उसको नापना शुरू कर देता, बल्कि हमारे 8 विशिष्ट प्रदूषक है उनकी सांद्रता के आधार पर तय किया जाता है। तो NAQI क्या होता है? 8 विशिष्ट जो प्रदूषक है गैसें, उनकी सांद्रता को नापता है और उसी के आधार पर अपना जो नंबर है वो जारी करता है। और परीक्षा में इन 8 के नाम पूछा जा सकता है। पहले आते हैं हमारे कौन से? PM2.5, जो अति सूक्ष्म कण होते हैं जो सीधे रक्त में चले जाते हैं। फिर PM10 आता है, तो धूल के बड़े बड़े कण जो हमारे फेफड़ों में जाके जम जाते हैं। तीसरा आता है हमारा NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो हमारा कहाँ से निकलता है? वाहनों से निकलता है। तो आठों के बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला PM2.5, दूसरा PM10 और तीसरा NO2। चौथा आता है हमारा उद्योगों से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। उद्योगों से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो वाहनों के अधूरे जलन से, क्या? वाहनों के अधूरे दहन से हमारी क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ओजोन की बात करें तो जमीनी स्तर पर यह बहुत एक प्रदूषक की तरह कार्य करता है। NH3 की बात करें तो अमोनिया होती है। ये हमारे मुख्यतः कृषि और उर्वरक कारखानों से निकलता है। किससे?
कृषि और उर्वरक कारखानों से निकलता है NH3। पीबी की बात करें, जैसे सीसा या लेड कहते हैं, तो पुरानी बैटरी और उद्योगों से हमारे पीबी या लेड निकलता है। तो परीक्षा में इन आठों के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। कौन कौन से हमारे PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और पीबी। बात करें इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया जाता। आप इसे याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करती है, लेकिन सीधे तौर पर जहरीली हवा मतलब स्मोक का निर्माण नहीं करती है। आप इसे याद रखेंगे, इसलिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 8 गैसों के अंदर शामिल नहीं है। बात करें NAQI की, जब हमारे ये नंबर जारी करता है तो हमारे इसके अंदर 6 श्रेणियां बनाई गई है। कितनी? 6 श्रेणियां बनाई गई है। तो अब 6 श्रेणियों की बात करें, तो NAQI को हमारे 0 से 500 तक के स्केल पर मापा जाता है। कितने? 0 से 500 तक के स्केल पर मापा जाता है, और इसे 6 रंग कोडित श्रेणियों में बांटा जाता है। कितने? 6 रंग कोडित श्रेणियों में बांटा जाता है। अब एक तालिका बनाई है, तालिका में हमारे रंग के आधार पे इनका कोड देख लेते हैं। पहला कोड आता है हमारा कौन सा? अच्छा। पहला कौन कौन सा था? अच्छा। तो AQI में स्केल दिया जाता है हमारे कब से कब तक? 0 से 50 तक नंबर दिया जाता है हमारे किसमें? अच्छे वाली कैटेगरी को हमारे 0 से 50 तक नंबर दिया जाता है। बात करें इसके रंगों के कोड की, इसका रंगों का कोड कौन सा? हमारे हरा है। हमारे हरा कलर दिया जाता है, गहरा हरा जो भी क्या, कौन सा कलर दिया जाता है? गहरा हरा, इसका कोड दिया जाता है। आप इसे याद रखें, कौन सा? गहरा हरा कोड दिया जाता है। बात करें इसके प्रभाव की, तो इसमें न्यूनतम प्रभाव होता है और हवा पूरी तरह से शुद्ध है। तो 0 से 50 यदि कोड दिया गया है NAQI के अंदर, AQI स्केल पर हमारे 0 से 50 कोड दिया गया है, तो इसका मतलब हवा सही है। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे कौन से? संतोषजनक। दूसरी कौन सी कैटेगरी? हमारे संतोषजनक की बात करें, तो इसमें हमारे 51 से 100 तक का नंबर दिया जाता है। कितना? AQI स्केल में 51 से 100 तक का नंबर दिया जाता है। और हम बात करें इसमें रंग कोड की, इसमें रंग कोड दिया जाता है कौन सा? हरा। कौन सा कोड दिया जाता है? हमारे हरा कोड दिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, कौन सा कोड दिया जाता है? हरा कोड दिया जाता है। बात करें इसकी, तो इसका प्रभाव कितना है? इसके प्रभाव की बात करें तो इसका मामूली प्रभाव पड़ता है। केवल अति संवेदनशील जो लोग होते हैं उनको सांस लेने में हल्की सी दिक्कत हो सकती है, बाकी इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी कैटेगरी आती है कौन सी? हमारे मध्यम मतलब मॉडरेटली पोल्यूटेड, जिसको स्कोर दिया जाता है हमारे 101 से 200 के बीच में। कितना स्कोर दिया जाता है? 101 से 200 के बीच में। अब बात करें इसमें कलर दिया जाता है कौन सा? पीला। तो पीले कलर, ये येलो कलर में इसको लिखा गया है। बात करें इसके प्रभाव की, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो संवेदनशील लोग होते हैं उनके लिए चेतावनी है, बाकी नॉर्मल के लिए तो कोई ज्यादा खास बात नहीं है। लेकिन जो संवेदनशील लोग हैं, सांस के प्रति संवेदनशील है, उनके लिए इसको चेतावनी दी जाती है। तो अस्थमा, फेफड़े और हृदय रोगी, जो हमारे बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे, अस्थमा, फेफड़े या फिर हृदय रोगी, जो हमारे बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, उनको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। बात करें खराब की, जो चौथी कैटेगरी आती है कौन सी? खराब, जिसमें हमारा नंबर दिया जाता है 201 से 300 के बीच में। कलर दिया जाता है इसको हमारे केसरिया सैफरॉन। बात करें स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो व्यापक प्रभाव होना शुरू कर हो जाता है। इसमें हमारे क्या व्यापक प्रभाव होना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति इसके संपर्क में रहता है, तो संपर्क में रहने पर हमारे स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो चौथी कैटेगरी हमारी कौन सी आती है? खराब, जिसे पुअर कहते हैं। तो पहली हमारी सच्ची या संतोषजनक 0 से 50, संतोषजनक में 51 से 100, मध्यम की बात करते हैं मॉडरेटली पोल्यूटेड, जो हमारे 101 से 200, खराब 201 से 300। कलर की बात करें तो अच्छे को गहरा हरा, संतोषजनक को हरा, मध्यम को हमारा पीला, खराब को हमारा केसरी कलर दिया जाता है। पांचवी कैटेगरी आती है हमारी कौन सी? बहुत खराब। पांचवी कौन सी कैटेगरी? बहुत खराब मतलब वेरी पुअर। इसमें जो कोड दिया जाता है हमारे 301 से 400 के बीच में। बात करें हमारे कलर की, तो इसे लाल रंग में दिखाया जाता है। बात करें इसकी, तो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है? तो हमारे गंभीर चेतावनी वाला प्रभाव है। लंबे समय तक रहने का स्वास्थ्य संबंधी जो रोग है, स्वस्थ लोगों में भी श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि व्यक्ति लंबे समय तक इसके बीच में रहता है, तो उसके बीच में उससे क्या होता है? उसे श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। फिर चिंताजनक एक गंभीर की बात है सीवियर, जो हमारी छठी कैटेगरी आती है, उसमें 401 से या उससे अधिक जो अंक दिया जाता है, उसमें हमारे क्या चिंताजनक एक गंभीर कैटेगरी में होता है। तो लाल रंग दिया जाता है, इसमें क्या लाल रंग दिया जाता है, गहरा लाल जो भी है, डार्क मैरून या डार्क रेड कलर दिया जाता है। तो ये स्थिति होती है हमारी आपातकाल की। कैसी स्थिति होती है? इमरजेंसी की। इसमें क्या होता है? स्वस्थ लोगों के फेफड़ों पर सीधा प्रहार होता है, और जो पहले से बीमार लोगों के लिए जानलेवा होता है। कि स्वस्थ लोग हो तो उनके फेफड़े खराब होना शुरू हो जाते हैं, और पहले से यदि बीमार है तो उनके लिए तो जानलेवा है, वो मर भी सकते हैं। इस स्तर पर सरकार स्कूल बंद कर देती है, कंस्ट्रक्शन कार्य को रोक देती है। तो इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं यदि स्थिति कैसी हो? चिंताजनक हो। मतलब छठी कैटेगरी आती है हमारी चिंताजनक। तो NAQI के अंदर हमने 6 कैटेगरियां देख ली।
परीक्षा में क्या पूछा जाता है उसकी बात करें तो सर्दियों में विशेषकर वहाँ दिवाली के आसपास दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े शहरों का एक्यूआई अक्सर 400 के पार चला जाता है। आप इसे याद रखें कब, सर्दियों में खासकर हमारे कब, दिल्ली की दिवाली के आसपास क्या होता है, दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े शहरों का एक्यूआई क्या है, 400 के पार चला जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या है, पराली जलाना, वाहनों का धुआं और तापमान उल्टाव, जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, ये हमारा कारण होता है जिसकी वजह से हमारे क्या एक्यूआई कितना चला जाता है, 400 के पार भी चला जाता है। फिर एक प्रणाली, प्रणाली का नाम है सफर प्रणाली। कौन सी प्रणाली? सफर प्रणाली। सफर प्रणाली का पूरा नाम है वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली। क्या? वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली की बात करें तो भारत की पहली अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली है। तो ये प्रणाली कैसी हमारी? अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली, जो क्या करती है, प्रदूषण को केवल मापती नहीं है बल्कि हमारे मौसम के अनुसार, बल्कि क्या, हमारे मौसम के अनुसार उसका पूर्वानुमान मतलब फोरकास्ट भी लगा लेती है। तो ये कौन सी प्रणाली? सफर प्रणाली। बात करें इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है ये इसका नोडल मंत्रालय। और खास बात क्या है हमारी कि इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2010 में शुरू किया था। किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2010 में शुरू किया था, इसको पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू नहीं किया। बात करें विकासकर्ता की तो इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक जो आईआईटीएम है, मतलब भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? ये पूरी तरह से स्वदेशी है, हमारे देश ने इसको विकसित किया है। और वो भी किसने? आईआईटीएम मतलब भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। बात करें इस जो सफर प्रणाली है तो सफर प्रणाली कैसे काम करती है, इसकी कार्य प्रणाली की बात करें तो ये प्रणाली हमारे महानगरों में, क्या, महानगरों के प्रमुख शहरों पर बड़े बड़े एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से, किसके माध्यम से, बड़े बड़े एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से आम जनता को क्या करती है, आम जनता को वायु की रियल टाइम गुणवत्ता एक्यूआई के बारे में बताती है। तो ये प्रणाली क्या करती है, महानगरों के बड़े बड़े प्रमुख स्थानों पर बड़े बड़े एलईडी डिस्प्ले बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से आम जनता को वायु की जो रियल टाइम गुणवत्ता है उस समय उस वहाँ की वायु कैसी है इसके बारे में जानकारी देती है। बात करें इसकी विशेषता की तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 72 घंटे मतलब 3 दिन पहले ही वायु प्रदूषण के स्तर और मौसम का पूर्वानुमान जारी कर देती है कि अगले 72 घंटों में कैसा मौसम रहने वाला है, इसके बारे में भी बता देती है, मतलब अगले 3 दिन की जानकारी भी ये दे देती है। और इस समय प्रशासन को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो GRAP यह लागू करने और स्वास्थ्य अलर्ट जारी करने का समय भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगले 3 दिन में कैसा मौसम रहने वाला है, कैसा प्रदूषण का स्तर रहेगा, इसके बारे में पहले ही बता देगा। इससे फायदा क्या होता है, इससे हमारे प्रशासन को हमारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जैसे स्कूलें बंद करनी है या फिर हमारे निर्माण कार्य को बंद करना है, तो इस तरह की चीजें लागू करने और स्वास्थ्य अलर्ट जारी करने का समय भी मिल जाता है। फिर एक मशीन आती है, मशीन का नाम है वायु। मशीन का नाम क्या है? वायु। वायु का मतलब होता है पवन वृद्धि शुद्धिकरण इकाई। पूरा नाम क्या है वायु का? पवन वृद्धि शुद्धिकरण इकाई। बात करें इसकी तो ये शहरों के अत्यधिक जो प्रदूषित क्षेत्र है, जैसे हमारे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, चौराहे होते हैं, वहां पर हवा को साफ करने के लिए लगाया गया एक उपकरण मतलब एयर प्यूरिफायर होता है। घरों में भी इसे लगाया जा सकता है। एयर प्यूरिफायर को कहाँ लगाया जा सकता है? घरों में भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये हमारे कहाँ लगाया गया है? ट्रैफिक सिग्नल और चौराहों पर लगाया गया है। बात करें इसका विकास किसने किया तो CSIR और नीरी दोनों ने मिलकर, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो नागपुर का है, CSIR नीरी, इसने इसका विकास किया है। बात करें नीरी की तो नीरी का मुख्यालय हमारे कहाँ है? नागपुर है, जो हमेशा पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे नीरी का मुख्यालय कहाँ है? हमारे नागपुर है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। फिर तकनीकी कार्य प्रणाली की बात करें, इसकी तकनीकी कार्य प्रणाली की बात करें तो ये उपकरण दो मुख्य सिद्धांतों पे काम करता है। कितने? दो मुख्य सिद्धांतों पे हवा को साफ करता है। कौन कौन से सिद्धांत है? पहला सिद्धांत था सक्रिय कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन की बात करें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो VOCs है, जैसे ही हमारे जहरीली गैसों को सोख लेता है। ये हमारे किस तरह से करता है? पहला सिद्धांत आता हमारा कौन सा? सक्रिय कार्बन का। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो VOCs है, जैसे ही हमारे जहरीली गैसों को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तकनीक आती है हमारे कौन से? UV लैंप जो पराबैंगनी किरणें, तो ये हवा में मौजूद जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जैविक प्रदूषक होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। क्या? UV लैंप। बात करें क्षमता की तो एक वायु उपकरण अपने चारों ओर के लगभग 500 वर्ग मीटर के क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने में सक्षम होता है। आप इसे याद रखें कितना? आधे किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको साफ कर देता है एक वायु उपकरण। अब हम बात करेंगे राजवायु मोबाइल एप्लीकेशन की। किसकी? राजवायु मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो राजस्थान सरकार के डिजिटल इंडिया
और पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत ये बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण कदम है। कौन सा? राजवायु मोबाइल एप्लीकेशन। बात करें इसको लॉन्च करने की, तो 5 जून 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। कब? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे। किसके द्वारा? उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। बात करें हमारे कब की? 2016 के मुख्यमंत्री के द्वारा। प्रथम चरण के शहर की बात करें तो शुरुआत में इसे राजस्थान के 3 प्रमुख शहर कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ पे लॉन्च किया गया था। किसे? राजवायु मोबाइल एप्लीकेशन को। बात करें इसकी तो इसमें हमारे कोलैबोरेशन की बात करें, सहयोगात्मक विकास की बात करें, तो किसने सहयोग किया है? तो इस ऐप को 3 बड़ी संस्थाओं ने मिलकर बनाया। कौन कौन सी संस्थाएं? एक तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड RSPCB, IITM पुणे और यूनिसेफ। मतलब आर्थिक और तकनीकी सहयोग है। तो ये हमारे किसने दिया था? यूनिसेफ ने दिया था। इसको जो मोबाइल ऐप है इसको आर्थिक और तकनीकी सहयोग किसने दिया? यूनिसेफ ने दिया। बात करें इस ऐप की उपयोगिता की, तो ये ऐप क्या करता है? राजस्थान के नागरिकों को उनके शहर की हवा की गुणवत्ता मतलब AQI और मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी उनकी उंगलियों पर आसान भाषा में उपलब्ध कराता है। मतलब इस ऐप के माध्यम से इन सब की जानकारी मिल जाती है। फिर हम CPCB की बात करें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें, तो भारत में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली सबसे ऊंची संस्था, सर्वोच्च संस्था है अपेक्स बॉडी हमारी कौन सी? CPCB। बात करें इसकी संवैधानिक स्थिति की, तो ये हमारी क्या है? वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका मतलब है इसका निर्माण सीधे संविधान में किसी अनुच्छेद के द्वारा नहीं, बल्कि इसे संसद के एक कानून के द्वारा बनाया गया है। इसके द्वारा बनाया गया? संसद के एक कानून के द्वारा बनाया गया। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हमारे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना किसके तहत की गई थी? हमारे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1981 में वायु प्रदूषण कानून बना, तो हमारे CPCB को वायु प्रदूषण रोकने की शक्तियां और जिम्मेदारी वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी सौंप दी गई। तो ये हमारे CPCB है। तो पहले हमारे जल प्रदूषण के अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में वायु प्रदूषण जो अधिनियम आया था उसके बाद उनकी शक्तियां इसे मिल जाती। कब? 1981 में। तो हमारा CPCB क्या कार्य करता है? CPCB के कार्य की बात करें तो NAQI जो हमारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है, इसके मानक तय करना और इसकी निगरानी करना हमारा CPCB का कार्य है। NAQI मतलब राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के मानक तय करना, साथ ही साथ उनकी निगरानी करने का कार्य भी यही करता है। फिर उद्योगों के लिए प्रदूषण उत्सर्जक के नियम बनाना। क्या? उद्योगों के लिए प्रदूषण उत्सर्जक के नियम भी बनाना यही काम होता है। फिर राज्यों के SPCB होते हैं, जैसे राजस्थान में RSPCB है। मतलब जैसे हमारे सेंटर में CPCB होता है, वैसे स्टेट में हमारे SPCB होता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इनकी बात करें तो जैसे हमारे राजस्थान में कौन सा? राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनको तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना इनका कार्य है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रदूषण नियंत्रण नीतियों पर सलाह देना। तो हमारे CPCB के यही कार्य है। तो हमने वायु प्रदूषण के बारे में तो काफी डिटेल से जान लिया। अब बात करेंगे किसके बारे में? जल प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में? जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है? तो जल में बाहरी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिलने के कारण, या जल में बाहरी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिलने के कारण जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक संगठन में होने वाला वो अवांछनीय परिवर्तन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। जिससे हमारे क्या, जो जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक संगठन में अवांछनीय परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? जल प्रदूषण कहेंगे। अब बात करें इसकी, तो जल में केवल 0.1% अशुद्धियां मिला दिए जाए। क्या? 0.1% अशुद्धियां मिला दी जाए तो घरेलू जल मानव के उपयोग के लायक नहीं रहता है। यदि घरेलू जल में हमारे 0.1% अशुद्धि मिला दिया जाए तो वो पानी भी हमारे मानव के उपयोग के लायक नहीं रहेगा। जल प्रदूषण की जांच की बात करें तो जल प्रदूषण की जांच जल में उपस्थित या फिर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर की जाती है कि जल में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है। उसी के आधार पर तय किया जाता है कि वो जल प्रदूषित है या नहीं। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, कितनी? 8 ग्राम प्रति लीटर से कम है, तो वह जल प्रदूषित माना जाता है। कितनी? हमारे घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, तो वह जल कैसा माना जाता है? प्रदूषित माना जाता है। और यदि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम हो जाती है, तो वह अत्यधिक प्रदूषित जल माना जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। अब बात करें जल प्रदूषक के प्रदूषण के हमारे जैविक सूचक कौन कौन से होते हैं। जल प्रदूषक के जैविक सूचकों की बात करें तो विज्ञान में किसी रसायन से परीक्षण करने से पहले, या विज्ञान में किसी रसायन से परीक्षण से पहले ही जल में मौजूद कुछ जीव है उनको देखकर पानी की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है कि पानी कैसा है। तो इसका पता लगा सकते हैं। हम बात करें कैसे, तो स्वच्छ जल के सूचक कौन कौन से होते हैं। स्वच्छ जल के सूचकों की बात करें, जिसमें हमारे एक जीव आता है डेफनिया। चित्र में आप डेफनिया को देख सकते हैं। तो इसे वाटर फ्लाई भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डेफनिया को वाटर फ्लाई भी कहते हैं। और ये पारदर्शी सूक्ष्म जीव होता है जो केवल साफ
और उच्च ऑक्सीजन वाले जो पानी है उसी के अंदर जीवित रह सकता है, जो हमारा कौन सा जीव है, डेफनिया। अगला आता है स्टोन फ्लाई के लार्वा और ट्राउट मछली है। कौन से स्टोन फ्लाई के लार्वा और ट्राउट मछली की बात करें तो ये जीव के हमारे ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। और थोड़ा पानी भी प्रदूषित हो, मतलब जो डीओ की मात्रा कम हो जाए, तो ये होने पे डिजोल्व ऑक्सीजन, डीओ का मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पे ये सबसे पहले मरते हैं। कौन, स्टोन फ्लाई के लार्वा, ट्राउट मछलियां। तो ये हमारे क्या स्वच्छ जल के सूचक है, कौन से, डेफनिया, स्टोन फ्लाई के लार्वा, ट्राउट मछलियां, जो बताती है कि पानी बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन की मात्रा खूब है पानी के अंदर। फिर आते हैं हमारे प्रदूषित जल के सूचक क्या है, किसके, प्रदूषित जल के सूचकों की बात करें, इसमें हमारे इकोलाई आता है। इकोलाई की बात करें तो ये जीवाणु हमारे मानव और जानवरों के मल में पाया जाता है, किसमें, फीसेस में पाया जाता है। और पानी में इसकी उपस्थिति ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि पानी में सीवरेज मिल गया है। क्या, पानी में सीवरेज मिल गया है, इसका मतलब पानी प्रदूषित हो गया है, मतलब इकोलाई। फिर ट्यूबिफेक्स की बात करें, जिसे स्लज वॉर्म्स भी कहते हैं, तो ये कीड़े क्या है, अत्यधिक प्रदूषित और कीचड़ वाले पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ये हमारे क्या, कीड़े क्या, हमारे अत्यधिक प्रदूषित और कीचड़ वाले पानी में भी जीवित रह सकते हैं, जहाँ ऑक्सीजन लगभग शून्य हो। क्यों, क्योंकि इनमें विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है, इसी वजह से हमारा ट्यूबिफेक्स जहाँ पाया जाता है, इसका मतलब वायु जो प्रदूषित जल है, जल क्या बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है, किसकी उपस्थिति में, ट्यूबिफेक्स यदि उनमें पाया जाता है। अब हम बात करें किसके बारे में, जल प्रदूषण के कारण, क्या किन कारणों से हमारा जल प्रदूषित होता है, तो उनकी बात करें। तो नोट्स हमने ये बनाए हैं, जिसमें हमारे क्या बहुत सारे ऐसे कारक देखे हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषित हो सकता है। पहला कारण आता है हमारे को कौन सा, तापीय प्रदूषण। क्या आता है, तापीय प्रदूषण की बात करें तो जब न्यूक्लियर पावर प्लांट, या जब न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट अपने रिएक्टर को ठंडा करने के बाद, क्या, जब हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट अपने रिएक्टर को ठंडा करने के बाद गर्म पानी को सीधे नदी और समुद्रों में छोड़ देते हैं, तो नदी या समुद्रों का क्या, अचानक से तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम थर्मल शॉक कहते हैं। और इसी तापमान बढ़ने की वजह से क्या, मछलियां मर जाती हैं। गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है, आप इसे याद रखें, पानी जैसे गर्म होता है तो उसकी ऑक्सीजन घुलने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे हमारा डीओ मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिर जाता है। तो तापीय प्रदूषण है पहला कारण। दूसरा, समुद्र में तेल रिसाव, जो ऑयल स्पिल्स होते हैं। तो जब जहाजों से तेल समुद्र में फैलता है, जब जहाजों से तेल क्या समुद्र में फैलता है, तो पानी की सतह पर एक पतली फिल्म, स्लिक बना लेता है। और ये फिल्म क्या करती है, हवा से ऑक्सीजन को पानी में, ये फिल्म क्या करती है, हवा से ऑक्सीजन को पानी में जाने से रोक देती है, मतलब डिफ्यूजन या फिर विसरण करने से रोक देती है, और सूरज की रोशनी को भी ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारे क्या होते हैं, समुद्री जीव दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। क्या समुद्री जीव होते हैं, ये दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण से होने वाले कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जल प्रदूषण से होने वाले रोग की बात करें तो भारी धातुओं और रसायनों की विषाक्तता से, या भारी धातुओं मतलब हैवी मेटल्स और रसायनों की विषाक्तता से होने वाले रोगों की बात करें तो परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला रोग हमारा कौन सा, मीनामट्टा रोग। कौन सा रोग है, मीनामट्टा रोग की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, पारे या मतलब मरकरी एचजी, इसकी वजह से होता है हमारा कौन सा, मीनामट्टा रोग। तो ये रोग पहले जापान की मिनामाटा खाड़ी की मछलियां खाने की वजह से फैला था। क्या, मिनामाटा खाड़ी थी, उनकी मछलियां खाने की वजह से ये रोग सबसे पहले जापान में फैला था। और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, बोलने में दिक्कत आती है और लकवा हो जाता है। कौन सा रोग, हमारे मीनामाटा रोग। दूसरा रोग आता है हमारे कौन सा, इटाई इटाई। बात करें पानी में यदि कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे हमारा हो जाता है इटाई इटाई। तो ये इटाई इटाई शब्द भी हमारे जापानी शब्द है, जिसका मतलब है आउच आउच, मतलब बहुत तेज दर्द होना। जब हमारा तेज दर्द होता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, आउच आउच। इसी वजह से इसे इटाई इटाई रोग को आउच आउच रोग भी कहते हैं, जिसमें हमारा बहुत तेज दर्द होता है। कैडमियम के प्रदूषण से क्या होता है, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने की वजह से मुड़ जाती है और टूटने लगती है। कौन सा रोग, हमारा इटाई इटाई। अगला रोग आता है हमारा कौन सा, ब्लैक फुट। कौन सा रोग आता है, ब्लैक फुट की बात करें तो ये हमारे किसकी वजह से होता है, आर्सेनिक की वजह से होता है। किसकी वजह से, आर्सेनिक की वजह से होता है। और ये रोग हमारे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, कहाँ, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भूजल प्रदूषण के कारण देखा गया है। किसकी वजह से, भूजल प्रदूषण के कारण देखा गया है। इसमें हमारे पैरों और हाथों की रक्त वाहिनियां, इसमें क्या होता है, हमारे पैर और हाथों की रक्त वाहिनियां खराब हो जाती है, जिससे गैंग्रीन हो जाता है। जिससे हमारे क्या होता है, गैंग्रीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पैर और हाथ की रक्त वाहिकाएं खराब हो जाती है। तो फ्लोरोसिस की बात करें तो हमारी इसमें हमारी किसकी मात्रा बढ़ जाती है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है पानी के अंदर। तो राजस्थान के संदर्भ में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो नागौर और अजमेर के बीच के क्षेत्र को बांका पट्टी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिससे क्या होता है, दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती है,
जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉक नी सिंड्रोम भी कहते हैं। किसे कहते हैं हम, जिसमें हमारी हड्डियां मुड़ जाती है, दांत पीले हो जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉक नी सिंड्रोम भी कहते हैं। किसकी वजह से होता है, हमारे फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से। और रोग का नाम क्या, फ्लोरोसिस। बात करें अगले रोग की, तो अगला रोग आता है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम। रोग का नाम क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जल में हमारे क्या नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, कि जल में हमारे क्या नाइट्रेट की अधिकता हो जाए, तो इससे हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिसे हम चिकित्सीय की भाषा में मेथेलो मेथेमोग्लोबि ग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। क्या, मेथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है, बच्चों के खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। पानी में यदि नाइट्रेट की अधिकता हो जाए, इससे क्या होता है, बच्चों के खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे उनका शरीर कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। इसी वजह से उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो हमने देखा जल प्रदूषण में होने वाले कौन कौन से खास रोग होते हैं। तो मीनावटा रोग पारे की वजह से, इटाइटाई रोग कैडमियम की वजह से, ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की वजह से, फ्लोरोसिस रोग हमारे फ्लोराइड की वजह से, और ब्लू बेबी सिंड्रोम हमारे किसकी वजह से, नाइट्रेट की वजह से होता है। अब हम देखेंगे सीवेज जो उपचार है उसकी क्या क्या प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि हमें क्या जल प्रदूषण को ठीक करना है। इसमें सबसे बड़ा तरीका आता है हमारे कौन सा, सीवेज उपचार की प्रक्रिया। मतलब सीवेज को उपचार कर दोगे तो हमारा जल प्रदूषण ठीक हो सकता है। तो प्रक्रिया की बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, एसटीपी। उसमें गंदे पानी को नदियों में छोड़ने से पहले क्या किया जाता है, मुख्य रूप से दो चरणों में साफ किया जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें क्या किया जाता है, जो गंदा पानी होता है, तो गंदे पानी को नदियों में तो छोड़ा जाता है, लेकिन नदियों में छोड़ने से पहले मुख्य रूप से दो चरणों में उसको साफ किया जाता है। पहले चरण में क्या किया जाता है, प्राथमिक उपचार, प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट की बात करें, प्राथमिक उपचार की, तो ये कौन सा तरीका होता है, ये हमारी एक भौतिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारा क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन या छानने का काम किया जाता है। जिसमें हमारा क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन या छानने का काम किया जाता है। जिसमें बड़े बड़े जालों का उपयोग करके पानी में तैरते हुए कचरे, जैसे हमारे प्लास्टिक डब्बे, कपड़े, इनको अलग किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन या छानने का काम किया जाता है, जिसमें हमारे पानी के ऊपर तैरते हुए कचरे को अलग करके साफ किया जाता है। फिर होता है सेडिमेंटेशन, मतलब अवसादन। तो पानी को बड़े बड़े टैंकों में ठहराया जाता है। तो पानी होता है तो पानी को बड़े बड़े टैंकों में ठहराया जाता है, जिससे हमारी मिट्टी, रेत और भारी कंकड़ है, जो ग्रिट है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन में बैठ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज कहते हैं। जो हमारे अलग होता है अवसादन के जरिए हमारे क्या क्या, जो हमारे रेत होती है, मिट्टी होती है, भारी कण होते हैं, ये सब हमारे क्या गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज कहते हैं। ये तो हमने प्राथमिक उपचार देखा। अब देखेंगे हम द्वितीयक उपचार के बारे में, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें। किसकी, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और एक जैविक प्रक्रिया होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जैविक प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हमारे क्या होता है, एरेशन टैंक काम में लिया जाता है। इसमें क्या कहता है, एरेशन टैंक काम में लिया जाता है। उसकी बात करें तो प्राथमिक उपचार के बाद बचे हुए पानी को, जो प्राथमिक उपचार के बाद जो पानी बच जाता है, तो इस पानी को बड़े बड़े टैंकों में भेजा जाता है। क्या किया जाता है, बड़े बड़े टैंकों में भेजा जाता है, जिसमें पंपों के द्वारा तेजी से हवा मतलब ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। क्या, पंपों के माध्यम से तेजी से ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। बात करें इसकी, तो इसमें और जीवाणु किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ऑक्सीजन मिलने से, क्यों, क्योंकि हम तेजी से हवा मतलब ऑक्सीजन छोड़ी जा रही है, तो ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है, पानी में मौजूद जो वायवीय जीवाणु होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और कवक तेजी से काम करने लगते हैं। और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पानी में घुले हुए जो जैविक कचरा जैसे मलमूत्र होता है, उसको खा करके मतलब अपघटित करके नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी का बीओडी तेजी से कम हो जाता है। जिससे पानी का क्या होता है, बीओडी तेजी से कम हो जाता है। फिर सक्रिय स्लज की बात करें, एक्टिवेटेड स्लज की बात करें, तो जब बैक्टीरिया अपना काम कर लेते हैं, जब बैक्टीरिया अपना पूरा काम कर लेंगे, तो वे टैंक की तली में जाके बैठ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय स्लज कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जीवित बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए इसे सक्रिय स्लज कहते हैं। और इस स्लज का उपयोग बाद में अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा बायोगैस बनाने और उत्तम जैविक खाद बनाने में किया जाता है। जो हमारा स्लज है, जैविक स्लज, सक्रिय स्लज, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, हमारे अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा बायोगैस बनाने और उत्तम जैविक खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। उस कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे कौन सा, जैव संचयन मतलब बायो एक्यूमुलेशन, और जैव आवर्धन मतलब बायो मैग्निफिकेशन। ये दो शब्द है जिनके बारे में पूछा जाता है, जल प्रदूषण से संबंधित शब्द है। बात करें इनकी, तो अक्सर लोग इन दोनों शब्दों में भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इसमें तकनीकी अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आता है बायो एक्यूमुलेशन। इसकी बात करें, बायो एक्यूमुलेशन की बात करें, तो ये हमारा पहला चरण होता है। ये क्या होता है, पहला चरण होता है, जिसमें क्या होता है, जब कोई जीव, जैसे मान लीजिए कि कोई मछली है, अपने आसपास के पर्यावरण मतलब जल से किसी प्रदूषक जैसे कोई पारा या डीडीटी को ग्रहण कर लेती है। तो उदाहरण कर देख लिया हमने कि जैसे कोई छोटी मछली है, वो अपने आसपास के पर्यावरण में मतलब जल के अंदर से कोई प्रदूषक ले लेती है, जैसे हमारा पारा या डीडीटी को ग्रहण कर लेती है,
और वो प्रदूषक उसके शरीर में ऊतकों में जमा होने लगता है, धीरे-धीरे जमा होने लगता है, तो इसे क्या बोलते हैं? जैव संचयन कहते हैं। और एक ही जीव के भीतर समय के साथ प्रदूषकों की मात्रा बढ़ने लगती है। चित्र में भी आप देख सकते हो बायो एक्यूमुलेशन। ये पहले ये एक मछली है, ये मछली है, इसमें लाल लाल कलर का क्या इसमें क्या लाल कलर का प्रदूषक है, जिसे हमारा पारा या डीडीटी हो सकता है। तो इसी मछली में सेम ही मछली है, तो समय के साथ क्या टाइम बढ़ने के साथ क्या इसमें हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है, जो प्रदूषक है वो उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जैव संचयन में क्या होता है? समय के साथ एक्यूमुलेशन बढ़ता है। दूसरा होता है बायो मैग्निफिकेशन। कौन सा होता है? बायो मैग्निफिकेशन की बात करें जीव आवर्धन की, तो ये उसके अगला चरण है। या बायो एक्यूमुलेशन का अगला चरण होता है जब यह प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो हमारे क्या है? जब ये प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के एक स्तर से दूसरे स्तर पे चला जाता है, तो क्या होता है? इसकी सांद्रता गुणात्मक रूप से बढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे चित्र में आप एक छोटी मछलियां हैं जिसमें हमारे कम मात्रा में है। अगली मछली, ये बड़ी वाली मछली इनको खा लेती है, तो ये इसके अंदर चला जाता है, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, तो इसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो एक छोटे जीव से बड़े जीव के अंदर ये मैग्नीफाई होता जाता है। अब हम बात करेंगे ये सांद्रता क्यों बढ़ती है। जो सांद्रता बढ़ जाती है ये क्यों बढ़ती है, अर्थात पीओपीज की वजह से ये सांद्रता बढ़ती है। तो पीओपीज की बात करते हैं। पीओपीज का मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो पीओपीज की बात करें, जैसे मान क्या होते हैं? डीडीटी या फिर पारा। ये क्या पानी में नहीं घुलते हैं, ये क्या होते हैं? पानी में नहीं घुलते, बल्कि ये क्या है? वसा मतलब फैट में घुलनशील होते हैं। तो आपसे याद रखें पीओपीज की खासियत क्या होती है कि ये हमारे पानी में नहीं घुलते, बल्कि कहाँ घुलते हैं? ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। इसलिए जब कोई जीव इनको खाता है, जिन्हें जैसे हमारा डीडीटी है या पारा है, जब कोई जीव इन्हें खाता है तो हमारे मूत्र या पसीने के जरिए बाहर नहीं निकलते, बल्कि शरीर की चर्बी में ही जाके जमा हो जाते हैं। इसी वजह से इनकी सांद्रता बढ़ती है। बात करें खाद्य श्रृंखला में इनका आवर्धन का क्रम क्या है उसकी बात करें, तो जैसे जल है, तो जल में हमारे ये जैसे मान लीजिए 0.00003 ppm है, पादप प्लवक इनको खा जाते हैं, तो उनके अंदर इनकी सांद्रता बढ़ जाती है 0.04 ppm। जंतु प्लवक हमारे पादप प्लवकों को खाते हैं, जैसे ऐसे है, ये क्रम क्या है? जल को ग्रहण करेगा हमारा पादप प्लवक को कौन करेगा? हमारा जंतु प्लवक। जंतु प्लवक के जो प्लैंकटन है, इनके अंदर हमारे 0.5 ppm इनकी मात्रा हो जाती है। और फिर हमारे जो प्लैंकटन या जंतु प्लवक को खाती है हमारे कौन? छोटी मछलियां, तो उनके अंदर हमारे 2.0 ppm हमारे इनकी मात्रा हो जाती है। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती है, और बड़ी मछलियों को हमारे पक्षी या मनुष्य खाते हैं। तो मनुष्य तक आते आते हमारे 25 ppm इनकी मात्रा हो जाती है। बात करें हमारे सबसे उच्च उपभोक्ता जिसमें इंसान या बाज होते हैं, इनमें हमारे जहर की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इनमें हमारे क्या जहर की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, और वो भी किस वजह से? पीओपीज की वजह से। बात करें जैव आवर्धन की, तो जैव आवर्धन की वजह से घातक प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं। तो पक्षियों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो डीडीटी के कारण पक्षियों में कैल्शियम का उपपचय मतलब मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। डीडीटी की वजह से क्या होता है? पक्षियों में कैल्शियम का अपचय या मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, जिससे हमारे उनके अंडों का कवच एगशेल है बहुत ही पतला हो जाता है, और अंडे सेने से पहले वो फूट जाते हैं, जिससे हमारे बाल्ड ईगल जैसे जो पक्षी है ये विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं। जो हमारे बाल्ड ईगल है, ये पक्षी हमारे किसी वजह से? डीडीटी की वजह से विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं। गिद्धों की मौत की बात करें, किसकी? गिद्धों की मौत की बात करें, तो पशु को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा जो डाइक्लोफेनिक है, इनके जैव आवर्धन से भारत में गिद्धों की किडनी फेल हो गई है, जिससे वो बिल्कुल क्या है? विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं क्या हमारे गिद्ध। बात करें मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जापान में कारखानों में से निकला पारा जो मरकरी समुद्र में मिल गया, और मछलियां जैव आवर्धन के जरिए ये हमारे इंसानों में पहुंच गया, कि पहले मछलियों में हुआ, फिर मछलियों से हमारे किस में? इंसानों में पारा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से मीनामाटा रोग फैला, जो हमारे क्या तंत्रिका तंत्र का रोग है। बात करें खतरनाक रसायनों को रोकने के लिए वैश्विक समझौते कौन कौन से किए गए हैं उनकी बात करें। जो हमारे खतरनाक रसायन है उनको रोकने के लिए कौन कौन से वैश्विक समझौते किए गए हैं। तो प्रशासन की दृष्टि से ये संधियां, दोनों संधियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी संधियां? पहली हमारी संधि आती है स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सी संधि? हमारी स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें, ये हमारे पीओपीज के ऊपर है, जो हमारा 2001 में इसको किया गया था, और प्रभावी कब से हुई थी? 2004 में इसको प्रभावी किया गया था। बात करें इसके उद्देश्य की, तो पीओपीज उसमें दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है उनके उत्पादन, उपयोग और उत्सर्जन को, क्या हमारे पीओपीज है, तो पीओपीज के उत्पादन, उपयोग और उत्सर्जन को क्या दुनिया भर में पूरी तरह से समाप्त करना है, प्रतिबंधित करना इसका उद्देश्य था। तो बात करें डर्टी डजन की, किसकी? डर्टी डजन की बात करें, तो शुरुआत में इस समझौते के तहत जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन था, तो इसमें शुरुआत में इस समझौते के तहत 12 जो सबसे खतरनाक रसायन थे, कितने? 12 सबसे खतरनाक रसायनों को
प्रतिबंधित किया गया था, इसी वजह से इसे डर्टी डिटर्जेंट कहा गया है। जैसे हमारा डीडीटी, एल्ड्रिन, एल्डोसल्फान जैसे जो हमारे खतरनाक रसायन थे उनको हमारे क्या प्रतिबंधित किया गया था। श्रेणियों की बात करें तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक तो हमारा कौन सा कीटनाशक जो हमारे कृषि में उपयुक्त होते हैं, दूसरा हमारा औद्योगिक रसायन जो हमारे पीसीबीज होते हैं, हमारे पीसीबीज होते हैं, और हमारे जो उप उत्पाद है जैसे हमारे फैक्ट्री से अनजाने में निकलने वाले जो उत्पाद होते हैं, तो हमारे 3 भागों में बांटा गया है इनको। जो हमारे 12 है उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक में कीटनाशक, दूसरा औद्योगिक रसायन और तीसरे उप उत्पाद। फिर दूसरे सम्मेलन की बात करें, यह तुम्हारा कौन सा रोटरडम सम्मेलन। क्या रोटरडम सम्मेलन की बात करें तो कब हुआ था? 1998 में, और इसका प्रभावी किया गया 2004 में। तो पीआईसी मतलब प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्या प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का सिद्धांत की बात करें तो ये इस सिद्धांत का हमारे ये समझौता है इसका हृदय है। ये सिद्धांत के हमारे इस समझौते का हृदय पूर्व सूचित सहमति। इसका मतलब यह है कि यदि कोई देश या निर्यातक किसी दूसरे देश या आयातक को कोई खतरनाक रसायन बेचना चाहता है तो पहले उससे पहले उस देश को उस रसायन के खतरों के बारे में पूरी तरह से जानकारी देनी पड़ेगी। जो खरीदार है, खरीदार देश को उस रसायन के खतरों के बारे में पूरी तरह से जानकारी देनी पड़ेगी। निर्णय के अधिकार की बात करें तो आयातक देश के पास ये अधिकार होगा कि वह उस रसायन को अपने देश में आने दे या उस पर प्रतिबंध लगा दे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गरीब और विकासशील देश है उनको खतरनाक रसायनों की डंपिंग ग्राउंड बनने से रोकना है। ये हमारा रोटरडम सम्मेलन था। फिर बात करें, एक कॉन्सेप्ट आता है सुपोषण। कौन सा था? सुपोषण या यूट्रोफिकेशन की बात करें तो हमारे जल प्रदूषण का एक विशेष और अत्यंत विनाशकारी रूप है। किसका? जल प्रदूषण का एक विशेष और अत्यंत विनाशकारी रूप है। यूट्रोफिकेशन का शाब्दिक अर्थ था सुपोषण, मतलब अच्छा पोषण। कई बार अच्छा खाना ज्यादा मिल जाए तो कब्जी हो जाती है, तो वैसा है ये। लेकिन झील के लिए ये पोषण वरदान नहीं होता, बल्कि क्या बन जाता है? अभिशाप बन जाता है। क्यों? क्योंकि झील इसकी मांग नहीं करता। बात करें सुपोषण कैसे काम करते हैं, तो सुपोषण की प्रक्रिया की बात करें तो पोषक तत्वों का प्रवेश कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पोषक तत्वों का प्रवेश कराया जाता है। तो खेतों में डाला जाने वाला एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उर्वरक, मतलब जो खेतों में डाले जाने वाला एनपीके उर्वरक, या फिर शहरों का बिना साफ किया हुआ सीवेज पानी होता है, ये बारिश के पानी के साथ बह के कहाँ चला जाता है? झीलों और तालाबों में चला जाता है। तो एनपीके या फिर हमारे शहरों का बिना साफ किया हुआ सीवेज है, ये बारिश के पानी के साथ घुलकर पास के झील या तालाब में चला जाता है। फिर इससे क्या होता है? एल्गी ब्लूम होता है। इससे क्या होता है? एल्गी ब्लूम होता है, मतलब शैवाल प्रस्फुटन होता है। पानी में अचानक इतनी खाद मतलब न्यूट्रिशंस मिलने से शैवाल मतलब काय बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं और पूरी झील की सतह पर एक हरी चादर की तरह बिछ जाते हैं। पूरी पूरी झील पर क्या होता है? एक हरी चादर की तरह उसके ऊपर बिछ जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारा ऑक्सीजन प्रकाश की कमी होती है। तो यह हरी चादर सूरज की रोशनी को पानी के अंदर जाने से रोक देती है, और क्या होता है? पानी के अंदर के पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और पौधे क्या मरने लग जाते हैं। फिर बीओडी की बात करें, इससे हमारे बीओडी बढ़ते हैं, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इनका बढ़ना। तो ये जब ये पौधे और सतह के जो शैवाल मरते हैं तो बैक्टीरिया उनको सड़ाने का काम करते हैं। जब ये पौधे और जो सतह के शैवाल है ये मरते हैं तो क्या होता है? बैक्टीरिया उनको सड़ाने का काम करता है, और इस प्रक्रिया में अपघटन में बैक्टीरिया पानी में घुली हुई सारी की सारी ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है डीओ, उसको क्या है? बैक्टीरिया पूरी तरह से सोख लेते हैं। इससे क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का पतन हो जाता है। तो ऑक्सीजन खत्म होने से मछलियां और अन्य जो जलीय जीव है ये दम घुटने से मर जाते हैं, और पूरी झील क्या है? एक मृत क्षेत्र मतलब डेड जोन बन जाती है। बात करें हमारे सुपोषण के परिणाम की बात करें, जिसे हम झीलों की मृत्यु कहते हैं। तो झील के तल पर मरे हुए जीवों और पौधों का कचरा जमा हो जाता है। क्या होता है? झीलों के तल पर क्या मरे हुए जीवों और पौधों का कचरा जमा हो जाता है। फिर उथली झील की बात करें, शैलो होने लगती है। तो झील क्या है? उथली होने लगती है, और अंततः क्या? एक दलदल में बदल जाती है। झील कैसी हो जाती है? उथली होने लगती है, और आखिर में क्या? एक दलदल में बदल जाएगी। इसे हमारे विज्ञान में झीलों की प्राकृतिक काल भवन कहते हैं। झीलों का क्या? प्राकृतिक काल भवन मतलब नेचुरल एजिंग को लेक कहते हैं। जो काम प्रकृति हजारों सालों में करती, हमारे इंसानी प्रदूषण ने उसे कुछ ही दशकों में कर दिया, मतलब कुछ ही दशकों में इसे प्रदूषित कर दिया। फिर बात करें, इसके अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे। एक तो हमारा डीओ मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, एक हमारा बीओडी और एक सीओडी, 3 शब्द देखे थे। इनके बारे में देख लेते हैं। डीओ मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब घुलित ऑक्सीजन। तो जिस तरह हम हवा में ऑक्सीजन लेते हैं उसी तरह मछलियां और अन्य जो जलीय जीव होते हैं ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को से सांस लेते हैं। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं। बात करें स्वच्छ जल की, एक स्वस्थ नदी या झील में डीओ की मात्रा और डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है, या इससे अधिक होनी चाहिए। प्रदूषित जल की बात करें, यदि पानी में सीवेज या कचरा मिल जाए तो डीओ का स्तर 4 मिलीग्राम
प्रति लीटर से नीचे गिर जाता है, जिससे मछलियां मरने लग जाती है। तो ये था हमारा डीओ। दूसरा होता है हमारा बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो बीओडी क्या होता है? बीओडी हमारे जल प्रदूषण, खासकर देखिए हमारे जैविक कचरे, उसको मापने का एक सामान्य तरीका होता है। बात करें इसकी परिभाषा की, तो पानी में मौजूद जैविक कचरे जैसे वह सीवेज, भोजन का कचरा, पत्तियां, इनको सड़ाने या अपघटन करने के लिए बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बीओडी कहते हैं। बात करें इसकी प्रक्रिया की, तो जब पानी में कचरा बढ़ता है, जब पानी में कचरा बढ़ता है, तो उसको खाने वाले बैक्टीरिया की संख्या भी तेजी से बढ़ती है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उसको खत्म करने के लिए। संबंध की बात करें, तो पानी में जितना ज्यादा कचरा होगा, बैक्टीरिया उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की मांग रखेंगे। तो बीओडी प्रोपोर्शनल टू क्या? प्रदूषण। जितना ज्यादा बीओडी होगा, उतना ही पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित होगा। तो बीओडी 5 परीक्षण की बात करें, तो प्रयोगशाला में पानी के नमूने को 20 डिग्री टेम्परेचर पर 5 दिनों तक अंधेरे में रखा जाता है, ताकि ये मापा जा सके कि बैक्टीरिया ने कितनी ऑक्सीजन खर्च की। इसलिए इसे अक्सर बीओडी 5 कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 5 दिनों तक इसे अंधेरे में रखा जाता है। महत्वपूर्ण कमी की बात करें, तो बीओडी केवल उस कचरे को मापता है जिससे हमारे बैक्टीरिया खा सकते हैं। जैव निम्नीकरणीय की ये हमारे प्लास्टिक के जहरीले रसायनों से होने वाले प्रदूषण को नहीं नापता है बीओडी। अब आता हमारा कौन सा? सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग की बात करें। क्योंकि बीओडी से रसायनों के प्रदूषण का पता नहीं चलता है, इसलिए कारखानों और उद्योगों के पानी की जांच के लिए सीओडी का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सीओडी का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बात करें क्या होती है, तो पानी में मौजूद सभी प्रकार के कचरे, चाहे वो जैविक हो या रासायनिक या अजैविक, इनको रासायनिक रूप से नष्ट मतलब ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन की कुल मात्रा है, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसको सीओडी कहते हैं। बात करें कैसे काम करता है, तो इसमें हमारा बैक्टीरिया का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें हमारा क्या? बैक्टीरिया का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बजाय पानी के एक नमूने में या पानी के नमूने में एक शक्तिशाली ऑक्सीजन रासायनिक ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट ये डाला जाता है। तो पानी के नमूने में क्या? एक शक्तिशाली रासायनिक ऑक्सीकारक जैसे हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला जाता है। और ये रसायन क्या? पानी में मौजूद हर तरह के कचरे को जलाकर, ये रसायन क्या करता है? पानी में मौजूद हर तरह के कचरे को जलाकर मतलब ऑक्सीकृत करके नष्ट कर देता है। समय की बात करें, तो ये परीक्षण केवल 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाता है। बीओडी की तरह इसमें 5 दिन नहीं लगते हैं। तो इस तरह हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे, बीओडी और सीओडी। तो दोनों के अंदर अंतर देख लेते हैं, बीओडी और सीओडी में क्या अंतर है। बात करें बीओडी की, तो बीओडी क्या नाम मापता है? तो ये केवल जैविक कचरा जैसे हमारा बैक्टीरिया खा सकता है, तो उस कचरे को मापता है। जबकि हमारा सीओडी क्या करता है? जैविक और रासायनिक दोनों प्रकार के कचरे को मापने का काम करता है। बात करें प्रक्रिया की, तो बीओडी क्या होती है? एक जैविक प्रक्रिया होती है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया है। जबकि हमारे सीओडी क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। किसके द्वारा की जाती है? रसायनों के द्वारा की जाती है। जैसे हमारे क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। बात करें परीक्षण के समय की, तो इसमें हमारा 5 दिन का समय लगता है, इसीलिए इसे बीओडी 5 कहते हैं। तो सीओडी की बात करते हैं, केवल 2-3 घंटे में पूरा हो जाता है। मात्रा की बात करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा सीओडी से कम होती है। इसकी वैल्यू क्या? हमेशा सीओडी से कम होती है। इसकी सीओडी की बात करें, तो इसकी वैल्यू हमेशा बीओडी से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मापता है, मतलब जो हमारे जैविक और अजैविक दोनों तत्वों को मापता है। उपयोग की बात करें, तो सीवेज मतलब घरेलू कचरे वाली जो पानी है, उसकी जांच के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारे सीओडी की बात करें, तो हमारे उद्योगों से निकलने वाले जहरीले पानी की जांच के लिए सीओडी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर दे रहे हमने जो प्रदूषण के मतलब वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की, और इसके जो अन्य कॉन्सेप्ट है उनको भी जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।